नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। द बोनस आप देख रहे हैं। मैं हूं अंजलि सिंह और आपका स्वागत है हमारे खास शो तब क्या होगा में। आज के दौर में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। आईटी समेत कई सेक्टर्स में कंपनियां 60 साल से पहले ही कर्मचारियों को रिटायर कर रही हैं। वहीं कई लोग खुद भी जल्दी रिटायर होकर सुकून भरी जिंदगी का सपना देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने उस जिंदगी की पूरी तैयारी की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्ली रिटायरमेंट का फैसला आगे चल के पछतावे की वजह बन जाए? आज तब क्या होगा में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो आज के शो में देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। तो ऑन द शो बात होगी अर्ली रिटायरमेंट क्यों बन रहा है नया ट्रेंड। लोग जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये ट्रेंड क्यों बनता जा रहा है, इस पर बात होगी। बिना प्लानिंग के रिटायरमेंट के आखिरकार खतरे क्या हैं? अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं लेकिन आपने कोई पहले से प्लानिंग इसकी नहीं की है, तो इसके क्या जोखिम हो सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं, इस पर बात होगी। इसके अलावा हेल्थ, महंगाई और इमरजेंसी खर्च की तैयारी आपकी कितनी है, आपने कितनी इसकी तैयारी कर रखी है पहले से, इस पर भी हम बात करेंगे। वहीं रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, इस पर हम गहराई से बात करने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार कैसे बनाएं सुरक्षित और खुशहाल जीवन। अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको सेफ और साथ ही खुशहाल जीवन कैसे बनाना है, सुरक्षित आप कैसे रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं समय से पहले रिटायर होने पर राजेश के साथ क्या हुआ। राजेश ने 48 साल की उम्र में अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने सोचा था कि जमा पूंजी और म्यूचुअल फंड से आराम से जिंदगी चलेगी, लेकिन महंगाई तेजी से बढ़ी, मेडिकल खर्च अनुमान से कहीं ज्यादा निकला और नियमित आय का कोई ठोस जरिया नहीं था। बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों ने दबाव बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें दोबारा काम की तलाश करनी पड़ी। तो देखिए आज इसी टॉपिक पर हम गहराई से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन, जो एस्टेट और रिटायरमेंट प्लानिंग के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका द बोनस पर। थैंक यू सर, पहला सवाल मेरा यही, अभी हमने राजेश की कहानी देखी और उन्होंने रिटायरमेंट प्लान कर ली, लेकिन बाद में उन्हें इतनी मुश्किल हुई कि उन्होंने दोबारा से काम ढूंढना शुरू हुआ। इस कहानी से हमें क्या सबक लेना चाहिए? तो अर्ली रिटायरमेंट ना एक इमोशनल या भावनात्मक फैसला नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने का फैसला है। अगर आप बिना सिस्टम बनाए खाली इमोशंस में अर्ली रिटायरमेंट डिसाइड कर लेते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। राजेश ने 3 गलतियां करी जी। उन्होंने माना कि उनके पास म्यूचुअल फंड है, उनके पास जमा पूंजी है तो काम चल जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा पैसा कितना चाहिए, किस गति से निकलेगा, कब तक चलेगा। उन्होंने महंगाई और मेडिकल खर्च को भविष्य की समस्या माना, जबकि अर्ली रिटायरमेंट में सबसे पहले ये आता है कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आए उसकी प्लानिंग कैसे करूंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि काम रुकने के बाद जो नियमित आय है वो कैसे आएगी। इन सब रीजंस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट की। तो अगर वो सिस्टम क्रिएट कर रिटायर होते तो उनके लिए आसान हो जाता रिटायर। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्लानिंग आप इस तरीके से करें कि अगर आप रिटायर्ड हो भी रहे हैं तो देखिए वो आपके आने वाले जो जीवन है उस पर किसी तरीके का प्रभाव ना पड़ सके। सर, समय से पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय लोगों को कौन सी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लक्ष्यों के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए? तो बहुत सारे लोग होते हैं रिटायरमेंट एक फाइनेंशियल गोल है, जबकि इसमें नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा रिटायरमेंट कितने साल तक चलेगा, और ये किसी के हाथ में नहीं है। मेरी लाइफ या मेरी मोर्टेलिटी एज क्या होगी कोई नहीं जानता, पर हम एक ट्रेंड देख सकते हैं कि आजकल बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल केयर जो आयु है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और जब इस आयु के बढ़ने से एक इशू ये है कि आपकी रिटायरमेंट लंबी चलेगी, राइट।
तो पहले आदमी 70-75 तक जिया था, लोग कहते थे बहुत जी गया। अब 80-85 इज नॉर्मल। दैट मीन्स अगर आप 60 की उम्र में रिटायर होंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो पैसा है ये अगले 30-40 साल की उम्र तक चाहिएगा आप, राइट। फिर दूसरा आपको ये सोचना है फाइनेंस में, मेरा हर महीने का खर्च कितना होगा। और ये जो खर्च है ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, ये आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है रिटायरमेंट के बाद, इस पे डिपेंड करता है। बड़ा मुश्किल है सोच पाना कि खर्च क्या चलेगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद मेरा जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वीकडेज में पैसा ज्यादा खर्च करते हो या वीकेंड पे? ऑलमोस्ट वीकेंड पे होता है। और ये रिटायरमेंट क्या है, परमानेंट वीकेंड है लाइफ का। तो आपका खर्चा क्या कम होगा या बढ़ जाएगा? बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, क्योंकि आपके जो जॉय एक्सपेंसेस है ना वो बढ़ जाते हैं, राइट। दूसरा, आप उस एज में आ जाते हो लाइफ की जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, राइट। इमरजेंसी एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, राइट। और आपके कुछ कुछ अटेंडेड गोल्स होंगे रिटायरमेंट के बाद भी, जिनको आपने अभी तक रिटायर होने तक पूरा नहीं किया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ के बच्चों की शादियां पेंडिंग है, कुछ के घर, नया घर नहीं बनाया उन्होंने, कुछ के बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात नहीं करी। इस टाइप की चीजों की वजह से रिटायरमेंट जो है, आपको इन इन सब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। पर जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो मैंने आपसे कहा ना, दे आर इवन मोर इम्पोर्टेंट। वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद, यू आर रिटायरिंग फ्रॉम वर्क, आर यू रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ? जिंदगी तो चलेगी ना, तो वो जो जिंदगी चलेगी वो दिन कैसे कटेगा, आप रेलेवेंट कैसे रहोगे, आप समाज, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव कैसे बना के रखोगे, आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या करोगे, क्या आपकी रिटायरमेंट के बाद कोई पर्पस है, क्या उद्देश्य है, क्या रिटायर होने के बाद आप इस समाज के लिए निरर्थक के लिए इररेलेवेंट हो जाओगे, निरर्थक हो जाओगे? वो जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट में ना नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है ना बहुत हाई है, राइट। पहला रिस्क है आप इररेलेवेंट बन जाते हो, आपको लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। दूसरा रिस्क है आपका दिन नहीं कटता। तीसरा रिस्क है आप अपने आप को पैसे खर्च करते हुए आपको डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है रेगुलर आय तो खत्म हो गई, तो आप छोटे छोटे खर्चों को बचाने की कोशिश करते हो, राइट। तो ये जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग इज मोर देन मनी, it is actually planning the post retirement lifestyle post retirement. तो it's not about means, it is about meaning after retirement. मीन्स तो आप इकट्ठे कर लिए पैसे, पर मीनिंग को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचो, क्योंकि पैसा जीवन चलाता है लेकिन उद्देश्य जीवन को खुशहाल बनाता है। बिल्कुल। लेकिन सर ये क्या ज़रूरी है कि मान लीजिए कि किसी ने नौकरी की और रिटायरमेंट होने में अभी कई सालों का वक्त बाकी है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हमारे तो मकान दुकान है, वहाँ से किराया हमारा आ रहा है, बच्चे भी सेटल हो चुके हैं, बच्चे अपना अर्न कर रहे हैं, अब हम दो हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब हमारी आगे की ज़िंदगी जो है वो उस किराए से निकल सकती है। सर क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे में क्या ये सही प्लानिंग है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या रेंट एक, देखिए रिटायरमेंट के बाद आपको कौन सी इनकम चाहिए? गारंटीड इनकम चाहिए। कि लाइफ में दो ही ऑप्शन है, आइदर यू वर्क फॉर मनी और योर मनी वर्क्स फॉर यू। या तो आप पैसे के लिए काम करें या पैसा आपके लिए काम करे। तो रिटायरमेंट के बाद आप तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, इसका मतलब कौन काम करेगा आपके लिए? पैसा, राइट। अब आपका जो पैसा है आपने वो रेंट इनकम पे लगा दिया, राइट। क्या रेंटल इनकम गारंटीड इनकम है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रेंट इज एज गुड एज द टेनेंट। ये किराएदार पे डिपेंड करता है। अगर बाई चांस आपके किराएदार ने 3 महीने रेंट नहीं दिया तो क्या होगा? इज इट गारंटीड इनकम? तो जो आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने किराए के बेस पे रिटायर हो गया,
तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा रिस्क है। रिटायरमेंट के बाद गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स में पैसे लगाने पड़ेंगे, और जो हमारे दो इनकम है ना जिनको आप गारंटीड मांगते हो वो गारंटीड नहीं है। एक तो आपने किराया बताया, दूसरा बहुत सारे लोग कहेंगे हमने एफडी करा रखी है, एफडी का हर महीने के इंटरेस्ट आता है और उससे हमारा किराया चल जाता है, हमारा घर चल जाता है रिटायरमेंट पर। इज फिक्स डिपॉजिट ऑफ गारंटीड इनकम प्रोडक्ट? क्योंकि एफडी का एक रिस्क है, वो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आज से 10 साल पहले जब मैं एफडी करता था तो 10-11% पे होती थी, आज 6-7% रह गया। आप 5 साल बाद जब ये रिन्यू करोगे तो हो सकता है 2-3% ही रह जाए। तो देर इज अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क इन फिक्स डिपॉजिट। तो आप अपनी रिटायरमेंट के लिए फिक्स डिपॉजिट या रेंट पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि रिटायरमेंट इज नॉट एन ऑप्शनल गोल, इट्स अ कंपलसरी गोल। ये पैसा तो चाहिए ही। तो आपको गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, और गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना गया है रिटायरमेंट के लिए, उसे कहते हैं इमीडिएट लाइफ एन्युटी। बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक एन्युटी प्लान देती हैं, जिसमें जब आप पैसे जमा कर देते हैं तो वो मंथली इनकम गारंटी कर देती। मैं एग्जांपल की तरह एक प्रोडक्ट बताता हूँ, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट, मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक एलआईसी में एक प्रोडक्ट है जीवन अक्षय। उसमें क्या है, आपने 1 करोड़ रुपए जमा करा जीवन अक्षय में, तो वो कहते हैं हम साल के आपको 6.5% देंगे, इसका मतलब 6.5 लाख रुपए देंगे, जो मंथली भी ले सकते हो आप। तो 50,000 रुपए महीने की आपकी इनकम तय हो गई। अब दुनिया में कुछ भी हो, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, इंडिया का वॉर हो नहीं हो, ये पैसे आपको मिलेंगे, राइट। तो जो आपका सर्वाइवल एक्सपेंस है, मैं यहाँ पे एक चीज और बोलता हूँ, रिटायरमेंट के बाद आपके 3 तरीके के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है सर्वाइवल एक्सपेंस, जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। एक होते हैं जॉय एक्सपेंस, जो मजे करने के लिए जरूरी है। और एक तीसरा होता है इमरजेंसी एक्सपेंस, जो इमरजेंसी में काम आए। ये जो सर्वाइवल और इमरजेंसी एक्सपेंस है, कंपलसरी एक्सपेंस है। तो जितना आपका सर्वाइवल एक्सपेंस है, वो पैसा एक इमीडिएट लाइफ एन्युटी से मैच करना चाहिए। तो आप गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स की तरफ से जाएं। जब मैं आपको आज आपसे कई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम सॉरी, पर एक क्वेश्चन और पूछता हूँ जी। आपने एक वर्ड सुना है आरओआई? हाँ जी। आरओआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सर सुना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, राइट रिटर्न ऑन राइट इन्वेस्टमेंट, राइट। पर जैसे आदमी रिटायर होता है तो इसका फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। अब इसका नया फुल फॉर्म बन जाता है रिलायबिलिटी ऑफ इनकम। एक रिटायर्ड आदमी जो है रिटर्न छोड़ देता है रिलायबिलिटी के लिए। तो आप गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, रिलायबल इनकम प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। अब आप चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अब आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इसीलिए जो आपने मुझे सिचुएशन बताई, दैट्स नॉट द राइट वे टू रिटायर। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन कितना, अगर मान लीजिए कि कोई चाहता है कि नहीं अब हमें रिटायर होना है, तो कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट ज़रूरी है? ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर अब आपको विचार करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि आपको एक तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए कि आप उस टाइम पे हम जी रहे हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक हमारे जो खर्चे हैं उस पर होना चाहिए। एक हमारा होता है कि खुशी के लिए हमें कुछ पैसा जो है वो हमें रखना चाहिए। एक होता है कि इमरजेंसी फंड आपको तैयार करना चाहिए। इसके अलावा भी सर कोई और फैक्टर्स हैं? बहुत सारे फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको एक बात माननी पड़ेगी, जो पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स हैं वो एक सिंगल फेज नहीं होता लाइफ। जो आपके रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स है, रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट जो आपकी एज है, जो आपकी लाइफ स्पेन है, वो एक सिंगल एक सा फेज नहीं होता। सर कितना ये गैप होना चाहिए, कितने इयर्स का ये गैप होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, सपोज आप 60 की एज में रिटायर हुए और अगले 30 साल तक आप जिंदा रहे जी। क्या ये 30 साल एक सिंगल फेज है? नहीं है। एक्चुअली रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के 3 फेज होते हैं, और ये बात हमारे दर्शकों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। और वो 3 फेज क्या होते हैं? पहले फेज को हम कहते हैं गो ईयर्स। गो ईयर्स ये कौन सी ईयर्स हैं? पहले 5 से 10 साल रिटायरमेंट के। अब क्या होता है, आपकी बकेट लिस्ट तैयार है और शरीर इस समय बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। तो आप क्या करेंगे? आप घूमने फिरने में,
एक्टिविटीज करने में टाइम लगाओगे, तो ये गो ईयर्स है। राइट। पहले 10 साल के बाद एक सेकंड फेज शुरू होता है, वो होता है गो स्लो ईयर्स। अब धीरे धीरे एज आपके ऊपर आने लगी है ना, ट्रैवलिंग एक मुश्किल बनती जा रही है, राइट, आपको ज्यादा हो गई। देन लाइफस्टाइल नीड्स, पहले फेज में लाइफस्टाइल नीड्स थी, मजे के पैसे, अब क्या है, स्वस्थ रहने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है ज्यादा, राइट। अब इसके बाद एक फेज आती है, वो कहते हैं नो गो ईयर्स। अब जिंदा रहने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आप जाने आने लायक तो रहे ही नहीं। तो अगर आप कहते हो कि रिटायरमेंट के बाद फेज बदलते जा रहे हैं, तो आपका खर्च भी बदलता रहेगा। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरा आज का वास्तविक खर्च क्या है, और रिटायरमेंट के इन डिफरेंट फेजेस में खर्च कितना होने वाला है। दूसरा, रिटायरमेंट कितने साल की होने वाली है। और इसमें मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी फैमिली में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ लो 85 साल की है, आप अपनी जब प्लानिंग करो तो 100 साल की करना कम से कम, कि 100 साल तक जियोगे। क्योंकि अगर आपने 100 साल की प्लानिंग करी और 90 में चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 की करी और 95 तक जी गए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो यू विल हैव टू बी मोर लिबरल व्हेन डिसाइडिंग कि मैं कितने साल तक जीऊंगा, राइट। फिर आपको इन्फ्लेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन का वो नंबर नहीं है जो गवर्नमेंट बताती है, मेरा कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा और उस पर क्या इन्फ्लेशन है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 15 से 18% तक है, और ये आपकी सबसे बड़ी जरूरत पड़ने वाली है पोस्ट रिटायरमेंट पे। तो जो इन्फ्लेशन नंबर आप सोच रहे हो वो एज पर योर कंजम्पशन बास्केट होना चाहिए, कि मैं खर्च किन किन चीजों पे करूंगा रिटायरमेंट के बाद, उन पे कितना इन्फ्लेशन है, बिल्कुल। राइट। और आपके परिवार की जिम्मेवारियां आपके ऊपर कितनी पड़ेंगी, और ये जिम्मेवारियां हो सकता है रिटायरमेंट के बाद आप पे आ जाएं, क्योंकि आप काम से रिटायर हो रहे हो, परिवार से रिटायर नहीं हो रहे। आप अभी भी परिवार के मुखिया हो, और उसकी वजह से आपके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हो सकती। और जब आप कॉर्पस के बारे में सोचते हैं तो आप ये भी सोचना पड़ेगा, क्या रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई आय होगी, कोई पैसिव इनकम होगी जो रिटायरमेंट कॉर्पस पे डिपेंडेंट नहीं और जगह से आ रही है आपके पास। तो इन सब चीजों को जोड़कर आप निकाल सकते हैं कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए। तो पहले खर्च समझिए, फिर तय कीजिए खर्च कितने साल चलाना है, फिर देखें कि पैसा किस रफ्तार से निकल सकता है आपके हाथ। इन सब चीजों को मिला जुला के आप कॉर्पस के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए कोई रिटायर हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि सही तरीके से अपना जो जीवन यापन है वो करते रहें, तो खर्च का मैनेजमेंट उन्हें किस तरीके से करना चाहिए ताकि उनके पास पैसे ना खत्म हो और उनका जो जीवन है वो सफलतापूर्वक चलता रहे, खुशहाल जिंदगी वो जीते रहें। तो सबसे पहले जो सर्वाइवल एक्सपेंस है ना आपका, जो मैंने कहा वो जिंदा रहने वाला एक्सपेंस, उसको गारंटीड इनकम प्रोडक्ट के साथ मैच करो। मेरा 50,000 महीने का खर्चा है घर चलाने का, जिंदा रहने का, उसकी मेरी इनकम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आता ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे गारंटीड इनकम प्रोडक्ट के साथ मैच कर दिया। वो एक इमीडिएट लाइफ एन्युटी से आ रहा है या किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जिसको मैं, जो कम हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद जो बाकी बचा हुआ पैसा है, वो जो जॉय एक्सपेंसेस है, वो इस बात पे डिपेंड करनी चाहिए कि जो मेरा जॉय कॉर्पस है उस पर रिटर्न कितनी आ रही। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए इसकी एक एफडी बना रखी है जिसमें मुझे 50,000 रुपये महीना आ जाता है, 50,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मेरा गारंटीड इनकम एक्सपेंस पूरा हो गया। मेरे बाकी जो 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, मैंने वो म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, और लास्ट ईयर जो रिटर्न है वो 12% आई म्यूचुअल फंड में। तो मैं आराम से 6% निकाल के जो जो भी पैसे बने उसको खर्च कर सकता हूँ। मेरा जो जॉय एक्सपेंस है ना, मैं उसे ऊपर नीचे करूंगा एज पर द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि ये वेरिएबल इनकम प्रोडक्ट से मैच किया हुआ है, जो इनकम ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी पैसे के दबाव में नहीं रहेंगे, आप कॉर्पस को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्पस मेंटेन करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आपने एक इमरजेंसी फंड भी बना रखा है जिसमें 18 से 20 महीने का खर्चा अलग पड़ा हुआ है।
जो मेरा सर्वाइवल एक्सपेंस का। तो अगर मेरा सर्वाइवल एक्सपेंस सपोज आपने माना कि 50,000 रुपये महीना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 20 लाख रुपए कहीं पे रखे हैं जो इमरजेंसी फंड की तरह काम आएंगे। अगर आपका सर्वाइवल किसी वजह से खतरे में पड़ जाता है तो आप ये पैसा निकाल देते हैं। तो बिल्कुल। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आप रिटायरमेंट के बाद बकेट्स बनाएं, अपने कॉर्पस को अलग अलग बकेट में डालें। पहली बकेट है इमरजेंसी फंड बकेट, जो मैंने आपको बताया 10 से 15 लाख रुपए, जो जो 18 से 20 महीने का पैसा है आपके सर्वाइवल का। दूसरी बकेट है मेडिकल इमरजेंसी फंड, कि मेरी इलाज की कल को जरूरत पड़ गई तो इतना पैसा है। और यूजुअली वो 3 से 5 लाख रुपए काफी होता है ज्यादातर लोगों के लिए। आप कपल हो तो 7 से 8 लाख रुपए आप रख सकते हो। इसके बाद आप पैसा रखो सर्वाइवल वाला। अगले 5 साल का जो खर्चा है वो मैंने सेपरेटली रखा है अपने मंथली एक्सपेंस, जिसको मैं पर मंथ निकालूंगा। इसके बाद थोड़ा सा पैसा रखेंगे मिसलेनियस फंड्स के लिए या जॉय एक्सपेंसेस के लिए। और इन चारों के बाद जो पैसा बचा वो सारा इन्वेस्ट कर दूंगा ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप मान के चलें, आइदर यू वर्क फॉर मनी और योर मनी वर्क्स फॉर यू। तो मेरा पैसा जितनी अच्छे से काम करेगा मेरी जरूरतें पूरी करने के बाद, उतनी अच्छी रिटायर्ड लाइफ में जीऊं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि रिटायरमेंट के बाद आपको खाली सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे रिटर्न बहुत कम होगी। पर अगर आपको पैसे की जरूरत इमीडिएट नहीं है, तो मे बी इक्विटी इज अ गुड ऑप्शन, राइट। तो आप मुझे बताया कि अगले 5 साल मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीद लिया बाकी बचे हुए पैसे का पहली 4 बकेट फिल करने के बाद, जिसमें मुझे एक फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न आ रही है और इट्स मोर टैक्स एफिशिएंट ऑल्सो, राइट। तो आप जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है या नहीं करी। और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करे। जी, लेकिन सर अगर किसी ने म्यूचुअल फंड या एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो क्या ये इनफ है इस तरीके से फंड रखना, जैसे कि इमरजेंसी फंड हो गया आपने बताया, इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी फंड भी आप रख सकते हैं, ये प्लानिंग आप करें। सर्वाइवल और जॉय एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कितने हैं उसकी भी प्लानिंग आप करें। लेकिन अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड या फिर एफडी नहीं है तो सर क्या ये इनफ है? अगर आपके म्यूचुअल फंड और एफडी नहीं है तो आपके पैसा कहाँ रखा हुआ है? समझो आपने रियल एस्टेट में लगा रखा है सारा पैसा, तो क्या आपका रेंट इनफ है? म्यूचुअल प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा? रेंट। रनिंग इनकम तो और कोई है ही नहीं। या आप उस इलिक्विड एसेट को, जो प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट कर दो फाइनेंशियल एसेट्स में, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दो। लिक्विडिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो पोस्ट रिटायरमेंट लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को पैसा जब चाहिए उसी टाइम मिल जाए। प्रॉपर्टी इज इलिक्विड, उसमें लिक्विडिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। तो मैं तो समझता हूँ आपका जरूर पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए, जो आपके एटलीस्ट सर्वाइवल एक्सपेंस और कुछ जॉय एक्सपेंसेस का ध्यान रख पाए। राइट सर, रिटायरमेंट के दौरान रेगुलर इनकम की व्यवस्था जो है वो कैसे करें, उसका सही तरीका क्या है? तो अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा डर होता है कि हर महीने पैसा कहाँ से आए, राइट। तो अगर हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि अब मंथली कैश फ्लोज कैसे क्रिएट हो। तो इसका सही जवाब ये है कि आपकी कुछ आय ऐसी हो जो निश्चिंत हो, जो गारंटीड हो। कुछ आय ऐसी हो जो बढ़ती महंगाई के साथ बढ़े। तो मैंने वही सिस्टम आपको बताया, सर्वाइवल एक्सपेंस है उसको मैच कर दो गारंटीड इनकम प्रोडक्ट से, और बाकी बचे हुए पैसे को मार्केट या इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वो बढ़ता रहे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, राइट। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, पेंशन या एन्युटी प्लान ले लेते हैं सर्वाइवल एक्सपेंस के लिए, राइट। और बाकी बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड या ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं जहां पर वो इन्फ्लेशन को बीट करे। इससे वो ये रेगुलर इनकम क्रिएट कर पाते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। बिल्कुल।
तो इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं तो कैसे आप अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, और देखिए आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम तब क्या होगा में जरूर शामिल करेंगे। कैसे पूछेंगे आप अपना सवाल, वो प्रोसेस आप जान लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। एस्टेट प्लानिंग हमारा ये शो है और आपको टाइप करना है ESTATE एस्टेट, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप कर देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और यूट्यूब के जरिए देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर दीपक जैन, उनका जो नंबर है वो भी मेंशन हमने किया हुआ है। आप डायरेक्ट उनसे सलाह भी ले सकते हैं। अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखिए बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। नोएडा से सवाल आया है अनिल वर्मा का। उन्होंने पूछा है कि क्या 45 साल में रिटायरमेंट लेना समझदारी है? तो मैम आज मैं आपसे सवाल ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ जी। इज रिटायरमेंट एन एज और इज इट अ स्टेज ऑफ लाइफ? क्या रिटायरमेंट एक उम्र है या जिंदगी का पड़ाव है? जिंदगी का पड़ा हुआ आई गेस। इट्स नॉट एन एज, ये फंक्शन ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। रिटायरमेंट इज दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर यू नो लॉन्गर हैव टू वर्क फॉर मनी। रिटायरमेंट जिंदगी का वो पड़ाव है जहां पर आपके लिए पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं है। और हम सबको उस स्टेज पर, उस पड़ाव पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्यों? जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, इस पड़ाव पे पहुंच जाओगे, तो क्या आप काम करना बंद कर दोगे? नहीं। आप अभी भी काम करोगे, पर एक डिफरेंस होगा। अब आप खाली वही काम करोगे, केवल वही काम करोगे जो आपको करने में अच्छे लगते हैं। अब आप वो काम बिल्कुल नहीं करोगे जो आपको करने पड़ते हैं। और लाइफ में बेटर क्या है? आप बेटर परफॉर्म कहाँ पे करोगे? जो आपको अच्छा लगता है करने में या जो करना पड़ता है? जो अच्छा लगता है डेफिनेटली। राइट। और जो जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है तो आप परफॉर्म करोगे, यू विल बिकम सक्सेसफुल। तो ये कहना कि 45 की एज में रिटायर होना समझदारी है, मैं कहता हूँ रिटायर कल ही हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। आप इस पैसे के लिए काम करने से तो बाहर निकलो और वो बन पाओ अपनी जिंदगी में जो आप बनने की आपके अंदर क्षमता है, जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम समझें कि रिटायरमेंट इज नॉट एन एज, इट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और हम सबको उस स्टेज पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, क्योंकि हम उसके बाद वो बनेंगे जो हम बन सकते हैं। और अगर आप वही काम करोगे जो आपको काम करने में अच्छा लगता है, तो आपको क्या दोबारा रिटायर होने का मन करेगा? आप आज रिटायरमेंट की बात क्यों करते हो? क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको करने में अच्छा नहीं लगता। एक ब्रेक चाहिए लाइफ से। राइट। तो आप कुछ और करना चाहते हो ना। अगर मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करने में अच्छा लगता है तो मुझे रिटायर होने की जरूरत ही नहीं है। देन आई एम स्टिल एंजॉयिंग लाइफ। राइट। तो इनको ये मानना पड़ेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी इस पैसे के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और वो बनना है लाइफ में जो मुझे बनने की इच्छा है। बिल्कुल। और कई बार तो सर ऐसा भी होता है कि उनकी 60 की जो एज है वो आ रही होती है रिटायरमेंट की, और स्टिल दे वांट कि नहीं हमको भाई अभी रिटायरमेंट जो है वो हमें नहीं लेनी है, हमें और ज्यादा काम करना है। हाँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ जहाँ के लोग अबाउट टू रिटायर होते हैं। राइट। मैं उनको एक बात बोलता हूँ, आप रिटायर होने के 2-3 महीने तो आपको अच्छा लगेगा घर पे खाली बैठ के, 3 महीने बाद ना ये घर काटने को दौड़ेगा। बिल्कुल। राइट। तो रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट लाइफस्टाइल प्लानिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आप जितनी जल्दी दोबारा काम करेंगे उतने ज्यादा चांस है आपको काम मिलने के। क्योंकि एक स्टेज के बाद समाज और ये जो सिस्टम है ना वो आपको भूल जाएगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अगर आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं नए जॉब ज्वाइन करने के, उन ऑफर्स को एकदम एक्सेप्ट कर लो, देर मत करो।
क्योंकि आप बाद में पछताओगे आपने क्यों नहीं किया। पर इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट टाइम, कि मेरा टाइम तो कट रहा है, मैं अभी तक रेलेवेंट हूँ, मेरे पे पावर है ना, मैं एक कंपनी में कंसल्टेंट बन गया, मेरे कुछ तो पावर है ना। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं कुर्सी में बैठा हुआ था, मेरे कहने पे दुनिया चलती थी, बिल्कुल। अचानक से मैं रिटायर हो गया, पावर खत्म हो गई। वो जो सेंस ऑफ फ्यूटाइलनेस है मेरे अंदर, मैं किसी लायक नहीं बचा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ना छोटे मोटे काम कराने में भी असमर्थ हो गया, लोग मेरी सुनते नहीं, लोगों की रिलेशनशिप बदल गई, ये सब इश्यूज है। और ये सब इशू क्यों आ रहे हैं, कि आपने काम छोड़ दिया। बिल्कुल। राइट, आप काम करते रहें। और आजकल लोग 80-80 साल की उम्र तक काम करते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं। बिल्कुल। राइट, जो और सर काम कई बार नहीं तो कर, उसमें जैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, आर्मी की जॉब हो गई, उसमें रिटायरमेंट की जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसमें होता ये है कि ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो अपना जो रिटायरमेंट का एज है वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो फ्री रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग दोबारा से कोई जॉब या फिर काम ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको फ्री रहना पसंद नहीं है। बिल्कुल यही मैं कहता हूँ, रीडिस्कवर योरसेल्फ। यू कैन रिटायर फ्रॉम वर्क, बट कैन यू रिटायर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। नो। जो आपने 30-40 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर है ना, वो जो हुनर है, वो जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो तो आज भी रेलेवेंट है पब्लिक के लिए, उसकी बहुत डिमांड है। आप उस डिमांड को पूरा करो, और आपका दायित्व बनता है, जो आपने इतनी बढ़िया चीज अर्जित करी अपने अंदर, वो अगली पीढ़ी तक दे के जाओ। वो आपके साथ क्यों चली जाए। ये दायित्व पूरा करो अपना समाज के लिए, और काम करिए दोबारा, बिल्कुल। गिव इट बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल। अगला सवाल सर शामिल करेंगे कानपुर से सवाल सुनीता मिश्रा का। इन्होंने पूछा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। ये बहुत कस्टमाइज क्वेश्चन है, पर मैं ये कहता हूं कि आज की डेट में अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, राइट, या रिटायर्ड कपल है, तो कम से कम 25 लाख रुपए का आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर चाहिए, एंड मोर द बेटर। आई मैंने ऐसे लोगों को राय की कि 1 करोड़ रुपए का कवर ले लो, 50 लाख रुपए का कवर ले लो। वो 4-5 लाख रुपए का कवर ना काम नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट इतनी हाई हो गई है मेडिकल ट्रीटमेंट की, कि आपका हो सकता है पूरा रिटायरमेंट का पैसा आफ्टर इंश्योरेंस पेइंग पूरा का पूरा मेडिकल खर्चों में निकल जाए। राइट, तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके एरिया में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको 20-25 लाख रुपए भी कम लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। बिल्कुल। सर इस पर हमने, चूंकि अगला जो सवाल आया है वो जयपुर से हमारे पास आया है राकेश गुप्ता का, और इससे पहले हमने इस पर बात भी की है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि इमरजेंसी जो फंड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप मेडिकल इमरजेंसी फंड भी रखिए, लेकिन फिर भी ये सवाल आया है तो हम इसे शामिल कर लेते हैं। राकेश गुप्ता हैं, पूछ रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। तो रिटायरमेंट के बाद इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम खत्म हो गई और अचानक खर्च संभालने की ताकत भी कम हो गई। आपको इमरजेंसी फंड 2 टाइप का बनाना है, एक है नॉर्मल इमरजेंसी और एक है मेडिकल इमरजेंसी, और दोनों का फंड अलग अलग रखना है। इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, जो नॉर्मल इमरजेंसी है 12 से 18 महीने का खर्च आपके पास सेपरेट रखा होना चाहिए, जो आपका मंथली सर्वाइवल एक्सपेंस। मेडिकल इमरजेंसी पे 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आप कोई भी फंड तय कर सकते हैं, जो खाली मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज हो। आप इस फंड को लिक्विड फॉर्म में रखें, जहां पर आप इसे इमीडिएटली निकाल सकें। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल मैम ये होता है, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, डिफाइनिंग व्हाट एन इमरजेंसी इज। इमरजेंसी क्या होगी, बिल्कुल है ना, गोवा घूमने जाना इमरजेंसी नहीं है। राइट, तो इमरजेंसी को डिफाइन बिल्कुल, जब आपका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाए तभी इमरजेंसी फंड यूज होगा, ये जॉय एक्सपेंसेस के लिए नहीं है। तो ये डिफाइन करिए अपने आप से जब ये फंड क्रिएट करें। बिल्कुल। तो इमरजेंसी फंड जरूर रखिए, लेकिन इमरजेंसी फंड जरूर आप डिफाइन करिए कि क्यों आपको रखना है, किसके लिए आपको रखना है। सर रिटायरमेंट में खुशहाल जीवन बिताने के लिए सोशल कनेक्शन कितना जरूरी है, नॉन फाइनेंशियल गोल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, रिटायरमेंट इज मोर अबाउट मीनिंग देन मीन्स। राइट, तो ये तो है ही मीनिंग का सारा काम। राइट, जो सोशल कनेक्शंस हैं
वो अकेलेपन को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करते हैं। आपके जो हॉबीज हैं वो दिमाग को सक्रिय रखती हैं। बिल्कुल। सामाजिक जुड़ाव जो है ना, वो खर्चों को भी संतुलित रखता है, क्योंकि आप या तो पैसे खर्च करके जॉय लोगे या लोगों से मिलके जॉय लोगे। राइट। तो अगर आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आप पार्क में 20 लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो आपका खर्चा भी कम होएगा। बिल्कुल। तो ये आपको खर्चा बचाने का भी तरीका है, अगर आपकी अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं पोस्ट रिटायरमेंट, और आपको डेवलप करनी चाहिए। राइट। ये भावनात्मक बात नहीं है, ये रिटायरमेंट में सिक्योरिटी की बात है। योर रिलेशनशिप आर योर सिक्योरिटी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बाहर जाने से बचते हैं और वो घर में ही, जैसे वो रिटायर अगर हो गए तो घर में ही कभी योगा क्लास उन्होंने ज्वाइन कर लिया या फिर कोई मेडिटेशन सेंटर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो लोग चाहते हैं कि वो, उसमें क्या होता है कि पैसा भी खर्च हुआ लेकिन आप सोशल कनेक्टिविटी जो है वो भी हो गई। इंस्टेड जैसा कि आपने कहा कि नहीं, आप कोशिश करिए कि आप बाहर चले जाइए, आप पार्क चले जाइए, तो आपका जो सोशल कनेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड होता है। सर, समय से पहले रिटायरमेंट होने वाले लोग एक नई जो डेली रूटीन है उनका, वो कैसे बना सकते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें, उनको एक आराम और प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए, वो कैसे बना सकते हैं, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? दिनचर्या में कम से कम ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। पहली है, शरीर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलना, व्यायाम, एक्सरसाइज। दिमाग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीखना, पढ़ना, सलाह देना, राइट, दोस काइंड ऑफ थिंग, चेस खेलना। और रिश्तों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, परिवार, दोस्त। अगर आप इन तीनों को ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या बनाएंगे तो ये बेटर दिनचर्या होगी, और इनमें से एक भी मिस हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। राइट। तो रिटायरमेंट बोझ नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, अगर आप इसकी दिनचर्या ठीक से बना। बिल्कुल सर, अगर जो लोग समय से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, अब ऐसे में उनको जो इमरजेंसी जो खर्चे हो गए, उनके मेडिकल बिल हो गया या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन उनके सामने आ जाती हैं, खुद को फाइनेंशियल उनका सपोर्ट जो है वो बना रहे, उसे बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं कि ऐसी नौबत उनके सामने ना आए? हमने वो ज्यादातर चीजें कवर की है, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है, वो आपको इस रिस्क से बचाएगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फंड, जो मैंने आपसे कहा, उसे जरूर लेना चाहिए। आपको खर्च और निवेश का खाता अलग कर देना चाहिए। राइट। मैंने 2 बैंक अकाउंट खोले, एक में मेरा वो पैसा है जो मैं खर्च करने वाला हूँ, और एक में वो पैसा है जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और मैं दोनों को कोमिंगल कभी नहीं करूँ। राइट। तो मेरे खाते ही अलग अलग है, क्योंकि निवेश का पैसा अगर खर्च हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। राइट। तो आपने उसे सेपरेट अकाउंट लेवल पे ही कर दिया। और जो जरूरी कागज हैं और फैसले हैं वो पहले से ही तय हो जाए। राइट। कि आपने जो सिस्टम बनाया है ना, वो सिस्टम पहले से तय हो कि कल को मेरे पास एक इमरजेंसी आती है तो मैं ये चीजें करूंगा। कल को मेरे पे इमरजेंसी आती है तो मेरे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस इमरजेंसी के लिए यूज होने हैं वो इस जगह पे रखें। वो आपको, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके पति को पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आ गए हैं, उन सवालों को एक बार फिर से हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बेंगलोर से सवाल मनीष कुमार का। सर, इन्होंने पूछा है कि क्या रिटायरमेंट के बाद एसआईपी जारी रखनी चाहिए? तो रिटायरमेंट के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि पैसा ग्रोथ के लिए लगाना पड़ेगा, पर रिटायरमेंट के बाद एसआईपी का उद्देश्य बदल जाता है। अब एसआईपी पैसा बढ़ाने के लिए नहीं लगा रहे आप महंगाई से लड़ने के लिए लगा रहे हो। राइट। क्योंकि आपको महंगाई को बीट करना है, इसलिए आप इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हो। क्योंकि जो आप पैसा अपने सर्वाइवल एक्सपेंस के लिए निकालोगे, जो जरूरी खर्च के लिए निकालोगे, वो जहां पे इन्वेस्ट करोगे वो गारंटीड इनकम प्रोडक्ट होंगे, जहां पे जनरली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो जो आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी में कर रहे हो वो खाली इसलिए कर रहे हो कि मेरे पे ऐसा कॉर्पस हमेशा तैयार रहे जो इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिससे कि मैं कभी भी ऐसा टाइम ना आए कि मेरे पे पैसा ना बचे।
नहीं तो आपका कॉर्पस कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल। सर अगला सवाल इंदौर से आया है, नीलम अग्रवाल हैं, इन्होंने पूछा है कि बच्चों की जिम्मेदारी और रिटायरमेंट में बैलेंस कैसे बनाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को मैंने इसमें स्ट्रगल करते हुए देखा है। अगर आपने अपने बच्चों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं, जिसमें जिसमें मेरे हिसाब से मेजर है बच्चों की पढ़ाई और करियर में सेटल करना, बिल्कुल। तो आपको अपने बारे में सेल्फिश हो जाना चाहिए कि भाई पहले मैं अपनी रिटायरमेंट देखूंगा फिर तुम्हारे बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप अपनी इनकम कमाने में सक्षम हो। मैंने वो सक्षमता खो दी है। मैं उस पैसे पे जी रहा हूं जो मैंने पहले कमाया है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, राइट? तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि आप जब प्लेन में उड़ते हो, प्लेन उड़ने से पहले एयर होस्टेस आती हैं, वो एक इमरजेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, बिल्कुल। जहां पे वो कुछ लाइंस बोलती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट के लिए। वो कहती हैं जब हवाई जहाज में हवा का दबाव कम हो जाएगा तब ऑक्सीजन मास्क आएंगे पैनल ऊपर के पैनल से। फिर वो एक लाइन बोलती हैं, पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की सहायता करें। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों कहती हैं? क्योंकि अगर आप खुद सुरक्षित नहीं होगे, आप दुनिया में किसी की भी मदद नहीं कर सकते। और यही बात रिटायरमेंट पर भी लागू होती है। अगर आप रिटायर्ड पोस्ट रिटायरमेंट खुद ही सुरक्षित नहीं हो तो क्या आप किसी बच्चे की या अपने पेरेंट्स की या स्पाउस की मदद कर सकते हो? तो आपका पहला दायित्व ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, राइट? तो आप रिटायरमेंट के बाद अगर आप बच्चों की हेल्प करनी है तो वो इस कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए कि मेरी रिटायर्ड लाइफ खराब। ये बहुत जरूरी है कि आप इमोशनली डिसीजंस ना लें, आप लॉजिकली कॉमन सेंस से डिसीजंस लें। बिल्कुल। अच्छा, और सर क्या ये ज़रूरी है कि रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे रिटायर होना है, तो क्या आप अपने बच्चों से भी इस बारे में डिस्कस ज़रूर करें? मैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, इज रिटायरमेंट अ पर्सनल गोल, कपल गोल और फैमिली? आपके हिसाब से रिटायरमेंट क्या है? पर्सनल गोल है, इंडिविजुअल का गोल है, कपल का गोल है या फैमिली का गोल? पर्सनल आई गेस, मतलब पर्सनल होना चाहिए, लेकिन इसमें फैमिली भी, क्योंकि वो आप पूरा फैमिली आप लेके चल रहे हैं तो आप सबको ध्यान में रख के ये सारी प्लान करेंगे चीजें। प्लीज कपल गोल तो हो सकता है, जनरली फैमिली गोल नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। मोस्ट इंडियन फैमिलीज में भी यही होने वाला, राइट? तो ये कपल गोल है। और ये अगर कपल गोल है तो एज अ कपल यू शुड डिसाइड योर रिटायर्ड लाइफ, राइट? बच्चों की अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपने अब तक पूरी नहीं करी, वहां तक तो आपका उत्तरदायी है ना। मैंने अपने बड़े लड़के की तो शादी कर दिया, छोटे की शादी पेंडिंग है, तो शायद वहां तक मेरी जिम्मेवारी है जो मैंने बड़े के लिए किया वो मैं छोटे के लिए कर दूं, राइट? पर उसके बाद इट इज देयर लाइफ। पर मैं एज कपल, मी एंड माई वाइफ, इनका तो गोल है ये। और अगर ये कपल गोल है तो एज कपल्स डू वी एग्री ऑन रिटायरमेंट? अगर मैं आपसे और आपकी वाइफ से दोनों से अलग अलग पूछूं कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी चाहिए, किन जगहों पे घूमना चाहते हो, क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हो, है ना, तो क्या आंसर सेम आएंगे? नो। अगर आंसर डिफरेंट आएंगे तो ये आप डिस्कस करो, क्योंकि रिटायर तो दोनों को साथ ही होना है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन सर कई बार ऐसी भी तो सिचुएशंस होती होंगी ना कि रिटायर बाद में जो आप सोचते हैं कि आपने कहा कि कपल गोल है, लेकिन बाद में बच्चों की जिम्मेदारी, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, मान लीजिए सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि बच्चों की जिम्मेदारी बाद में आ जाती हैं। हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको अपने बच्चे हैं उनकी टेक केयर करनी पड़ रही है, XYZ कोई भी सिचुएशन। वो इमरजेंसी है, वो एक इमरजेंसी है, पर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है ना। ओके। वो तो एक्सीजेंसी फैक्टर है, वो तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? वो तो हो सकता है मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारी मेरे पे आ गई जो अभी तक सेल्फ डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे, तो वो तो हो सकता है।
पर जब मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एज अ कपल तो करूँ, और इमरजेंसी फंड रखूं इन चीजों के लिए जो शायद आ सकती हैं कल को। तो एक वो इमरजेंसी कॉर्पस का पार्ट है। पर बहुत केसेस में मैंने देखा है कि लोग इमोशनल होके कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। जैसे आपके बच्चों का अगर सर्वाइवल खतरे में है तो आप उनकी मदद करिए, पर क्या आपको उनके जॉय के पैसे देने चाहिए? नो। अपने अपनी कॉस्ट पे। तो वो मेरी प्रॉब्लम एरियाज है। मेरे को वहां पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप उस समय क्या जाते हो कि कर देते हैं, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, पर पड़ता है फर्क आप, बिल्कुल। क्योंकि आपकी जो लाइफ में फ्रेश इनकम आनी बंद हो गई है, राइट? तो आप तो इस पैसे पे ही निर्भर हो। तो आप ऐसा कोई भी फैसला ना करें जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल। लखनऊ से सवाल लेते हैं सर। संदीप सिंह का ये पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद टैक्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? तो रिटायरमेंट के बाद एक तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो टैक्स रेट्स बदल जाते हैं, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा टैक्स एफिशिएंट तरीकों से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको टैक्स का इंसिडेंस कम, राइट? तो आप उन टैक्स एफिशिएंट विकल्पों का सही सही उपयोग करें और हर साल अपनी टैक्स की समीक्षा करें कि हम कहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, क्या इसका कोई विकल्प है बचाने। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि रिलायबिलिटी ऑफ इनकम ज्यादा जरूरी है टैक्स बचाने से। तो टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसी जगह पैसा ना डाल दें जहां पे रिलायबिलिटी खत्म है, राइट? आपका मकसद टैक्स बचाना नहीं है, आपका मकसद होना चाहिए कैश फ्लो को स्मूथ रखना, राइट? तो पहले कैश फ्लो फिर टैक्स, राइट? अच्छा, मैं एक चीज और एक आपको एक थॉट देता हूँ जी। राइट, और मैं ये थॉट थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी है। जी। थॉट ये है, वट एवर मनी यू लीव फॉर योर चिल्ड्रन आफ्टर योर डेथ signifies those extra years which you worked, which you did not have to work. जो पैसा आप अपने बच्चों के लिए अपनी मृत्यु के बाद छोड़ देते हो वो साल दर्शाता है जो आपने बेकार में काम की। क्योंकि अगर पूत सपूत तो क्यों संजोए, और पूत कपूत तो क्यों संजोए, जी। नहीं। बिल्कुल। तो आप टैक्स बचाने में मत सोचो, पहले अपना सोचो कि मेरी लाइफ क्या स्मूथ चलेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत टैक्स फालतू लग रहा है और एश्योरेंस मिल रही है कैश फ्लो की, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, और बहुत ही खूबसूरत बात आपने जो है वो कही है। इस पर ज़रूर लोगों को गौर ज़रूर करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, रिटायरमेंट के बाद आप बैंक खाते में पैसे छोड़ने के अलावा एक मीनिंगफुल लेगेसी कैसे बना सकते हैं, कैसे इसे संजो सकते हैं, और साथ ही इससे आपने उनके जो प्रियजन हैं या अपने समुदाय पर किस तरीके का प्रभाव जो है वो डाल सकते हैं? कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, राइट? तो एक आम आदमी है ना, उसकी जिंदगी की में डिफरेंट गोल्स होते हैं। जब आप पैदा होते हो उसके कुछ साल बाद पहला गोल होता है अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, फिर होता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, करियर में सेट हो जाना, अच्छी सी जॉब लेना, काम करना, पैसे कमाना, शादी करना, बच्चे होना, एक घर बनाना। फिर कुछ कुछ गोल आते रहते हैं जो एनुअल गोल्स हैं, हर साल कम से कम 2 छुट्टियां लेना, 3 साल में एक बार फॉरेन वेकेशन लेना, राइट? फिर बच्चों को सेटल करना, उनकी शादी करना, उनकी पढ़ाई का खर्च देना, फिर रिटायर एंड लिव हैप्पीली आफ्टर। क्या ये जिंदगी है? अगर ये ही आपकी जिंदगी है तो आप बहुत ही लो लेवल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे। इसके बाद क्या? आप इस दुनिया में 70-80 साल जिंदा रहोगे कम से कम। इन 80 साल में आप दुनिया में क्या चेंज करके जाओगे? आपके रहने से इस दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? आप इस समाज में क्या बदलाव क्रिएट करोगे? वो होता है पर्पस ऑफ लाइफ। वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट दिन आते हैं,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, पहला वो दिन था जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा वो दिन है जिस दिन आपको पता चला आप क्यों पैदा हुए। राइट? तो आपको क्या अपना क्यों पता है, वाई यू वर बोर्न। और जिस दिन आपको आपका वाई पता चल जाए ना, ये जिंदगी बदल जाएगी, और आप फिर लाइफ से रिटायर नहीं होगे कभी भी। जो मैंने आपको नॉन फाइनेंशियल रिस्क बताए थे ना रिटायरमेंट के, वो कोई भी नहीं होंगे अगर आपके पास पर्पस ऑफ लाइफ होगा। आप पे रिलेशनशिप्स बनी रहेंगी, जिंदगी हमेशा सार्थक रहेगी, क्योंकि आपको एक पर्पस पूरा करना है। आप कभी अकेले नहीं होगे। ये जो पर्पस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक चीज कहते हैं कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, क्या खुशियां बढ़ती है। एक स्टेज तक तो बढ़ती है, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। नहीं तो एक गोपालदास नीरज का एक बहुत अच्छा शेर है कि जितना भारी बक्सा होगा उतना तू परेशान होगा, और जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। बिल्कुल। तो पैसे की जो यूजफुलनेस है ना, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो पर्पस ऑफ लाइफ से जोड़िए। ये जो पैसा है, इसको यूज करिए अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अगर आपने वो कर लिया तो आप एक मीनिंगफुल लीगेसी छोड़ के जा सकते हो अगली पीढ़ियों के लिए। और इसे विरासत बनती है बच्चों को सही मूल्य देने, समाज को लौटाने से, अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने से समाज के। ये लीगेसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्पस ऑफ लाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिटायरमेंट, चूँकि आज हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक पर, बहुत ही खास ये टॉपिक रहा। सर, आपने बहुत ही अच्छे से ये समझा दिया कि रिटायरमेंट अगर लेना है तो देखिए, रिटायरमेंट आप क्यों लेना चाहते हैं, क्या आपका पर्पस है, और साथ ही क्या आपकी प्लानिंग जो आपने अभी तक की है, क्या वो सही है, इसे आप ज़रूर गौर करिएगा। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्ली रिटायरमेंट सपना हो सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग ये सपना बोझ बन सकता है। सही तैयारी, सही सलाह और दूरदर्शी सोच ही रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सेफ और खुशहाल बना सकती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी सवाल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बोनस।